Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all doing good. So, again, I'm here with another topic of discussion, which is analytical method validation. इससे पहले जो previous lectures थे that were all about statistical evaluation of the data. So, before starting our lecture, let's have a look at what is method validation. देखिए वी आर स्टडिंग एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसका जो सोल पर्पस है वो होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस यू विल गेट सर्टेन काइंड ऑफ रिजल्ट्स और डाटा सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर डाटा शुड बी रिलायबल उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जैसे हमने पहले देखा है कि वी कैन अप्लाई स्टैट अपॉन दोज वैल्यूज इन द सेम वे there is another method to increase the validity or reliability of the results और वो चीज़ कहलाती है analytical method validation. So let's start today's lecture. Let's have a look what is a method. Now in this case you can also say that method means any kind of technique. जिस तरह आपके पास कोई भी टेक्निक होती है वो सेट ऑफ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है कि उसको हमने किस तरह से परफॉर्म करना है व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स कैरी आउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट विद अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट तो इसी चीज़ को हम मेथड कह सकते हैं So we can define it as a method is a set of instrument parameters that define the conditions of the instrument during the time the data is collected. मतलब आप जो भी टेक्निक यूटिलाइज करेंगे तो उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशंस दैट यू हैव टू मेंटेन वो सारी कंडीशंस उस टेक्निक के मेथड को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जस्ट लाइक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड ऑल्सो परफॉर्म्ड द प्रैक्टिकल ऑफ क्रोमेटोग्राफी तो उसमें आपने दो मेन टाइप्स पढ़ी थी वन वाज पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड द अदर वाज कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जस्ट लाइक क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड तो उस मेथड की वैलिडेशन किस तरह से की जा सकती है सो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स लाइक HPLC और कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये भी एक मेथड है और इसी तरह जिस तरह हमने बात किया है कि हर मेथड की अपनी सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं इसी तरह जस्ट टू परफॉर्म HPLC वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स कि जिस तरह कॉलम लेंथ क्या हो उसमें आपके पास मोबाइल फेस का प्रेशर कितना होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एब्जॉर्बेंट्स यू कैन यूज this is just an example just to clarify what is a method. So method can be any technique consisting of certain set rules or certain parameters जो कि आपको follow करने होते हैं just to perform the experiment. Next आती है हमारे पास के analytical method validation क्या है. So validation of an analytical method is the process by which it is established by laboratory studies that the performance characteristics of the method meet the requirements for the intended analytical applications, or we can also define it as it is a process used to confirm that the analytical procedure employed for a specific test is suitable for its intended use. Analytical method validation से मुराद ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप किसी भी एनालिटिकल प्रोसीजर जो आप ऑप्ट कर रहे हैं कोई भी ख़ास एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए तो आप उसमें ये कंफर्म करते हैं कि जो टेक्निक आपने यूज़ की है क्या ये उस प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए सूटेबल है या नहीं यानी सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमेटोग्राफी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रैक्टिकल व्हाट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी शुड बी यूज्ड यानी या आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करनी है या HPLC यूज़ करनी है या यू कैन ऑल्सो गो फॉर द जेल परमिएशन और अदर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी तो कौन सी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज़ द बेस्ट वन फॉर योर पर्टिकुलर इंटेंडेड यूज़ ये जो सारा प्रोसेस होगा ये कहलाएगा हमारे पास एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन और जो रिजल्ट्स इस तरीके से हमें हासिल होते हैं दे आर बेसिकली यूज्ड टू जज द क्वालिटी रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ द एनालिटिकल रिजल्ट्स और यानी इन तीनों चीज़ों को जो कि हमने पढ़े हैं पॉइंट्स की क्वालिटी को रिलायबिलिटी को और हमारे एनालिटिकल रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी को जज करने में ये मेथड वैलिडेशन जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है यानी आप कोई भी प्रोसीजर करेंगे कोई भी टेक्निक करेंगे तो आपके पास उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट और अगर आप उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को if you are able to meet all those requirements then it means you are choosing a perfect technique and your results must be reliable so it's an integral part of any good analytical practice यानी इसी तरीके से हम जनरली एनालिटिकल केमिस्ट्री में अपना काम है जो उसको परफॉर्म करते हैं
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वैलिडेशन, मीन्स जो हम भी स्टडी कर रहे हैं मैथड वैलिडेशन, तो वाई वी नीड वैलिडेशन. So the objective of any analytical measurement is to obtain consistent, reliable and accurate data. Validated analytical methods play a major role in achieving this goal. देखिए बार बार ये बात की जा रही है कि कंसिस्टेंट रिलायबल रिजल्ट्स होने चाहिए. कंसिस्टेंट रिजल्ट्स का मतलब ये है कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इन सर्टेन एनवायरनमेंट एट अ पर्टिकुलर लैब, तो अगर वही एक्सपेरिमेंट किसी और लैब में या किसी और कंडीशंस के साथ परफॉर्म किया जाए, तो आपकी जो टेक्निक है उसके रिजल्ट्स को दे शुड बी सिमिलर एंड सेम. यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन से या पर्सनल एरर से दोज रिजल्ट्स और द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी इफेक्टेड. अगर ऐसा होता है, उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट कर जाती है या वो रिजल्ट सेम नहीं होते, रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि योर टेक्निक इज नॉट वैलिड. So that is why the validation of any particular analytical method is required. अब जो typical analytical methods validation require करते हैं, they will include identification test, यानी common identification test, जिससे हम कह सकते हैं कोई भी qualitative analysis जिसमें आपने सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना होता है कि कोई ख़ास particular chemical या आपका जो analyte है वो किसी ख़ास sample में मौजूद है या नहीं. इसके अलावा quantitative test for impurities content, यानी अगर आफ्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सो व्हाट आर द डिफरेंट इम्प्योरिटीज आर दैट आर प्रेजेंट इन योर सैंपल, और उन इम्प्योरिटीज अगर वो हैं तो इन विच लिमिट्स दे आर प्रेजेंट. अब इम्प्योरिटीज का मसला ये है कि ये किसी भी सैंपल में मौजूद होती हैं, लेकिन इनके लिए अगर तो वो एक सेफ लिमिट तक हैं. सेफ लिमिट से मुराद ये होती है कि वो इम्प्योरिटीज आपके हेल्थ पे, आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, अगर वो उसको मुतासिर नहीं करती तो हम कहते हैं कि दे विल फॉल इन द सेफ लिमिट. तो इस तरह से लिमिट टेस्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन द क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर द एक्टिव मोइटी. नाउ देयर इज अ न्यू वर्ड मोइटी. मोइटी का मतलब होता है कि किसी भी, बेसिकली दिस टर्म इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो कि फंक्शन ग्रुप होता है एंड इट मे कंटेन अ सिंगल और द सो मेनी डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स, एंड दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज द एक्टिव मोइटी. यानी वही आपके पास मेन रिएक्शंस में रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. So these are the typical analytical methods that need to be validated. Next we have certain parameters that are used in the validation phenomena. So these are the parameters which are generally used in the validation phenomena. So these are the certain parameters that will be used in validation. Some of these parameters you have already studied in the previous lectures, और इसमें से कुछ जो है आपके सिलेबस में शामिल नहीं है. For example, there is linearity and range. Range we have already discussed. Then we have specificity, precision, accuracy, limits of detection, limits of quantification, robustness and system suitability. So जो आज हमने स्टडी करना है बेसिक इसमें से, दैट विल बी लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन, लिमिट्स ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड रोबस्टनेस. बाकी कुछ हम इसमें से स्टडी कर चुके हैं, और जो दो हैं वो ऐसे हैं जो कि विच आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज linearity. Linearity can be simply defined as ability to obtain the results that are directly proportional to the concentration of analyte in the samples within a given range. और इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं y is equal to mx plus c, and it is also called as the equation of straight line. मतलब है अगर आपके पास कोई भी सैंपल है एंड इफ यू आर गेटिंग इट्स कंसंट्रेशन, तो जो रिजल्ट उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी जितनी अमाउंट ऑफ सैंपल इज प्रेजेंट एंड यू आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट या सेम काइंड ऑफ अमाउंट, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो रिजल्ट है दैट इज लीनियर और इट हैज़ लिनियरिटी इनटू इट. अच्छा, इसके बाद ये जो हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं दे हैव बीन मेंशन्ड, और इसमें आपके पास ये बताया गया है कि जो हमने पढ़े थे कि हमारे पास 3 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं एनालिटिकल, जिनमें हम इन पैरामीटर्स को यूटिलाइज करते हैं. तो उसमें पहला आ गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, यानी दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच नीड टू बी डिस्कस्ड. नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम है वो है आइडेंटिफिकेशन का,
उसके बाद है इम्प्योरिटीज टेस्टिंग, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, या फिर उसकी जो लिमिट कंट्रोल है इम्प्योरिटीज का, ये वो आ गया। एंड द लास्ट वन इज एसे। एसे का मतलब होता है जस्ट टू एनालाइज समथिंग, यानी आप किसी भी चीज़ का अगर आप उसकी डिफरेंट अमाउंट फाइंड आउट करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज द एसे एनालिसिस। अच्छा, इसमें जो आपके पास टेबल है इसमें मेंशन है प्लस एंड नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है दैट सिग्निफाइज दैट दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट नॉर्मली एवेल्युएटेड, यानी जहाँ पे भी नेगेटिव है जिस कैरेक्टरिस्टिक के सामने कॉलम में, वो ये जाहिर करता है कि हम इस प्रोसीजर में उसको यूटिलाइज नहीं करते। और जो पॉजिटिव साइन है इट सिग्निफाई दैट दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नॉर्मली एवेल्युएटेड, या उसको हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप एक्यूरेसी को देख लें तो आइडेंटिफिकेशन में एक्यूरेसी को चेक करना इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिफाई हमने करना है सिंपल कि आपके पास कोई भी एलिमेंट जो है इट इज़ प्रेजेंट नॉट, तो उसमें हमारे रिजल्ट्स का एक्यूरेट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो योर रिजल्ट मस्ट बी एक्यूरेट। इसी तरह से लिमिट कंट्रोल जो है आपके पास इम्प्योरिटीज का, उसमें भी एक्यूरेसी का होना ज़रूरी है। ऐसे एनालिसिस में होगा, यानी जब आप किसी भी चीज़ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो देन यू हैव टू मेक एक्यूरेसी इन योर रिजल्ट्स। सेम इज़ द केस विद प्रिसिजन। प्रिसिजन का इन सब चीज़ों का होना लाजमी नहीं है, लेकिन रिपीटेबिलिटी जो कि हमने पहले पढ़ी थी कि प्रिसिजन की दो टाइप्स हैं, रिपीटेबिलिटी है, इंटरमीडिएट प्रिसिजन है। उसके हिसाब से भी यू कैन ऑल्सो सी व्हाट वी विल डू इन द डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स। देन वी हैव स्पेसिफिसिटी, उसका इन तीनों प्रोसीजर्स में होना लाजमी है। LOD मीन्स लिमिट ऑफ डिटेक्शन, वो सिर्फ आपके पास लिमिट कंट्रोल में ज़रूरी है। और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ज़रूरी है। लिनियरिटी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में और ऐसे एनालिसिस में। और रेंज जो है अगेन it will be important in the quantitative analysis and assay analysis. So this is an overview of all the 8 parameters which we'll discuss in the method validation. So we have also already discussed what is linearity. Next we have limits of detection. अब जो लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन है ये हमें क्या बताती हैं? बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं। जैसे लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन इसको हम एब्रिविएट करेंगे एज LOD, एंड लिमिट्स ऑफ क्वांटिफिकेशन जो होगा LOQ। इनमें थोड़ा सा फर्क है जो आप इस तरह कंपैरेटिवली बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर तो आप अपने सैंपल में एनालाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो दैट विल बी लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन। और अगर आप अपने सैंपल को क्वांटिफाई कर सकते हैं तो दैट विल बी लिमिट्स ऑफ क्वांटिफिकेशन। यानी वी कैन डिफाइन इट एज लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट इन अ सैंपल दैट कैन बी डिटेक्टेड बट नॉट नेसेसरली क्वांटिफाइड। मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि जो आपका सैंपल है उसमें एनालाइट मौजूद है, यानी कोई भी जो आपका एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है that is present in that particular sample, but you are unable to determine that what is the concentration of the sample or how much amount of that sample। अगर आप इस बात का पता नहीं लगा सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि दिस इज़ योर लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन। यानी सिंपल आप यूँ कह सकते हैं, डिटेक्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन का तो पता चल जाए, लेकिन आपको ये ना पता चल सके कि उसकी अमाउंट कितनी है, तो उसे हम कह देंगे LOD। हाँ, अगर आपके पास इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट द क्वांटिटी आल्सो, then it will be called as the limits of quantification or LOQ. So lowest amount of analyte in a sample that can be quantified with suitable precision and accuracy is called as the LOQ। यानी ना सिर्फ आपने उसकी कम से कम मिकदार जो आपके सैंपल की है वो फाइंड आउट कर ली और उसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी भी मौजूद है, तो इसका मतलब है it will be limits of quantification। एनालिटिकल केमिस्ट्री में व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स, देन उसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि हाउ मच सेंसिटिव योर टेक्निक इज़। तो सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक का मतलब ये होता है कि कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ सैंपल जो है वो टेक्निक उसको एनालाइज कर सकती है। तो बेस्ट टेक्निक्स वही होती हैं जो कि माइक्रो लेवल पे जाके काम कर सकती हैं, क्योंकि मैक्रो लेवल तो आसानी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट हो सकता है, बट इफ़ अ टेक्निक or any instrument can detect micro levels of any kind of sample, then it would be called as a sensitive one and the advanced technique। फिर हमारे पास different detection limits हैं।
जो कि कॉमनली यूज़ की जाती हैं। इनमें हम कह सकते हैं द इंस्ट्रूमेंटल डिटेक्शन लिमिट, और जिसको एब्रिविएट करेंगे आप आईडीएल से। देन वी हैव द मेथड डिटेक्शन लिमिट, एमडीएल, एंड थर्ड वन है प्रैक्टिकल क्वांटिफिकेशन लिमिट और पीक्यूएल। अब देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या है। सबसे पहले है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल डिटेक्शन लिमिट और आईडीएल। So most analytical instruments produce a signal even when a blank, that is without analyte, is analyzed. The signal is referred to as noise level. The ideal is the analyte concentration that is required to produce a signal greater than 3 times the standard deviation of the noise level. अच्छा, अगेन हमने इसमें बात यूज़ की है कि ब्लैंक क्या होता है। जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो उसमें जैसे हमने थोड़ी सी डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में, तो उसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट विल बी कॉल्ड द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो हर इंस्ट्रूमेंट में जो सोफिस्टिकेट होता है तो उसमें आप 2 चीज़ें यूटिलाइज़ करते हैं, एक होता है ब्लैंक और एक होता है सैंपल। ब्लैंक को आप एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। ब्लैंक का मतलब ये है कि सपोज़ आपने जिस चीज़ में सॉल्यूशन बनाया है, उसमें सब कुछ हो सिवाय सैंपल के, वो आपका ब्लैंक होगा। और जिसमें मतलब जिस सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूशन बनाया उसमें जब आप सैंपल ऐड कर देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सैंपल। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्लैंक को किसी भी किस्म का रिजल्ट जो है वो शो नहीं करना चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब आप ब्लैंक रन करते हैं यानी कि विदाउट सैंपल, तब भी हमारे पास कोई ना कोई सिग्नल जो है वो इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर देता है और उसको हम कह देते हैं नॉइज़। अब उस नॉइज़ को कैसे हम कैटर करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है जो आपके पास आईडीएल है यानी इंस्ट्रूमेंटल डिटेक्शन लिमिट है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमें इतनी कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल यूटिलाइज़ करे कि जो हमें 3 टाइम्स एक सिग्नल प्रोड्यूस करे नॉइज़ लेवल से एक्स्ट्रा। मतलब है जैसे नॉइज़ लेवल वो हो गया आपके पास कि जब आपने ब्लैंक रन किया यानी इसमें कोई भी सैंपल नहीं है, सिंपल आपका एक सॉल्यूशन है विदाउट सैंपल और फिर आपके पास एक सिग्नल आ गया। उसके बाद जब आप उसमें सैंपल डाल के उसका सिग्नल लेंगे, तो जो सैंपल की कंसंट्रेशन जो है, वो उतनी उसको डिटेक्ट कर सकता हो कि आपके जो सिग्नल की परफॉर्मेंस है वो 3 टाइम्स उससे ज़्यादा हो जाए। अगर वो इस तरह से कर लेगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज़ द आइडियल और द इंस्ट्रूमेंटल डिटेक्शन लिमिट। अच्छा देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है कि बेसिकली दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, तो वो आपको पढ़ाई के दौरान यानी थ्योरेटिकली वो इतनी अच्छी समझ में नहीं आती जब तक कि आप उनको परफॉर्म ना कर लें। तो सम ऑफ दीज़ टॉपिक्स माइट सीम डिफिकल्ट, क्योंकि ये जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे या खुद परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये इतने अच्छे आपकी समझ में नहीं आ सकेंगे। लेकिन जो ही आप इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर परफॉर्म करेंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज़ टर्म्स। राइट नाउ बस यू हैव टू अंडरस्टैंड देम थ्योरेटिकली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेथड डिटेक्शन लिमिट और एमडीएल। The sample may also be diluted or concentrated prior to analysis on an instrument. Additional steps in an analysis add additional opportunities for error. ये बहुत सिंपल सी बात है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो समटाइम्स इट हैपन्स जब आपके पास कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं होता किसी भी टेक्निक का, तो यू मे हैव टू डाइल्यूट और कंसंट्रेट योर सैंपल। तो जो भी काम आप थोड़ा-सा टेक्नीक के जो एक स्टैंडर्ड होते हैं सेट पैरामीटर्स उनसे हट के करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि यू आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ एरर्स, क्योंकि आप उसको एग्ज़ैक्टली उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे जिस तरह के करना चाहिए। तो इन एरर से हम कैसे बच सकते हैं, वो हमें मेथड डिटेक्शन लिमिट बताता है। सो सिंस डीएल आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एरर, this will increase the major detection limit. This detection limit with all steps of the analysis included is called as the MDL or method detection limits. यानी जो डिटेक्शन लिमिट्स होती हैं इनको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरर्स, और अगर आपने अपने सोल्यूशन को ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है, उसको कंसंट्रेट कर दिया, तो एरर्स का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये डिटेक्शन लिमिट जो कि तमाम स्टेप्स ऑफ एनालिसिस को इंक्लूड कर लेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द मेथड डिटेक्शन लिमिट। यानी इसके ज़रिए जो आप रिजल्ट हासिल करेंगे दैट विल बी रिलायबल वन। The last one in this case is the practical quantification limit, जिसको हमने abbreviate किया है as PQL. Now PQL is the quantitative limit that represents a practically achievable quantification limit with a high degree of certainty that is greater than 99.9
99% कॉन्फिडेंस लेवल इन द रिजल्ट्स। ये यानी जितनी भी हमने डिटेक्शन लिमिट्स पढ़ी हैं उन सबसे ज़्यादा रिलायबल है और ये आपको 99.9% तक रिजल्ट सेट या कॉन्फिडेंस लेवल तक रिजल्ट सेट प्रोवाइड कर सकती है। ये लास्ट 2 टॉपिक्स हैं जो कि सिंपल आपको टर्म्स को डिफाइन करना है या समझना है। एक है इसमें से रोबस्टनेस और दूसरी है रगिडनेस। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट बेसिकली। So when a method is relatively free from chemical interferences, it can be applied to the determination of analytes in a wide variety of sample matrices. Such methods are considered as robust and this property is called as the robustness. यानी जो robust होना है या robustness जो कि एक property है उसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई ऐसी टेक्निक है जिस पे केमिकल इंटरफेरेंसेस का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता और अगर आप उसको डिफरेंट कंडीशंस में या डिफरेंट पैरामीटर्स में या डिफरेंट लैब्स में यूटिलाइज करते हैं या डिफरेंट सेट ऑफ सैंपल्स के साथ यूटिलाइज करते हैं एंड यू आर गेटिंग द सेम काइंड्स ऑफ रिजल्ट, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे कि जो आपकी टेक्निक है वो रोबस्ट टेक्निक है या फिर उसमें रोबस्टनेस प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी आपकी टेक्निक इतनी रिलायबल है कि वो एक तो उसमें केमिकल इंटरफेरेंसेस का असर नहीं होता। इंटरफेरेंसेस बेसिकली आपके पास वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि आपके सैंपल मैट्रिक्स को मुतासिर करती हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ को मुतासिर कर देती हैं। तो फिर हम उसके लिए फर्दर टेक्निक्स यूज़ करते हैं मास्किंग और डीमास्किंग की, कि यानी कुछ केमिकल्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ लाज़मी होती हैं, तो उनके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए पहले हम उनको मास्क कर देते हैं और फिर अपना जो केमिकल ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी जो भी हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, जो भी उसके साथ हमने एक्सपेरिमेंट करना है वो करने के बाद उनको डीमास्क कर देते हैं। तो ऐसी अगर कोई टेक्निक है जिस पे मिनिमम इफेक्ट है केमिकल इंटरफेरेंसेस का और जो कि एक वाइड वैरायटी ऑफ सैंपल मैट्रिसेस पे अप्लाई की जा सकती है, तो दैट टेक्निक विल हैव सेड टू बी रोबस्ट और इस प्रॉपर्टी को हम कह देंगे रोबस्टनेस। एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप एज in the start of this lecture we were talking about the HPLC or the column chromatography. तो depending upon that आप suppose we are doing the HPLC practical, तो उसमें हम अपनी flow rate को adjust कर सकते हैं by as much as plus minus 50%. Temperature को आप क्या कर सकते हैं, it will be adjusted by as much as plus minus 10%. pH of the mobile phase या pH of an aqueous buffer used in the preparation of the mobile phase can also be adjusted to within plus minus 0.2 units of the volume of the range specified. इसका मतलब ये है कि if we maintain these kinds of conditions, then we are able to get robustness in our HPLC practical. So why should we do robustness parameter? यानी हमें इस parameter की क्यों ज़रूरत है? So basically it's a series of system parameters which is established to ensure that the validity of analytical procedure is maintained whenever it is used. जैसे वही बात जो रिपीटेडली की जा चुकी है कि किसी भी टेक्निक की कामयाबी जो है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप उसको कितनी श्योरिटी के साथ डिफरेंट कंडीशंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप उसको डिफरेंट कंडीशंस में यूटिलाइज कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा हम कहेंगे कि आपकी जो टेक्निक है वो वैलिड है और आपका जो एनालिटिकल प्रोसीजर है दैट विल बी रिलायबल। और जो लास्ट टर्म है जो आज हमको स्टडी करनी है दैट विल बी रगिडनेस। सो इट्स अ मेथड that is insensitive to changes in the experimental conditions and it is said to be rugged. Yani if we have any kind of method that will be insensitive to changes in the experimental conditions, that would be called as rugged. Random variations in the experimental variations also introduce uncertainty. यानी अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकल मेथड है या ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक है जो कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से इफेक्ट नहीं होती तो हम कहेंगे कि दिस टेक्निक इज रग्ड। अब होता क्या है कि जनरली जब आप कोई भी एक प्रैक्टिकल किसी खास इन्वायरमेंट परफॉर्म करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द लैब पैरामीटर्स और लैब इन्वायरमेंट उसमें आपके पास जो रिजल्ट्स होंगे दे विल ऑलवेज नॉट बी द सेम, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो आएगा। अब जितनी वेरिएशंस बढ़ती जाएंगी आपके रिजल्ट्स में अनसर्टिनिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर कोई ऐसी टेक्निक है जो कि इन चीज़ों पर रिलाई नहीं करती या जो उनका जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का इफेक्ट नहीं होता तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उस टेक्निक में रगिडनेस पाई जाती है। If a method's sensitivity is dependent on experimental conditions such as temperature, acidity, or reaction time, then changes in these conditions may lead to significantly different results.
और अगर कोई टेक्निक डिपेंडेबल है ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस, फिर इसका मतलब ये है कि जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो हर दफ़ा डिफरेंट काइंड ऑफ उनमें डिफरेंस पाया जाएगा. So that's all for today. I hope these are a little bit different and difficult terms, but you will be able to learn them easily. So take care of yourself and thank you very much.